सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। वैसे तो हम इस शो के अंदर कई मसाइल भी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि कामयाब सोसाइटी से हम लोग कोशिश करते हैं कि देख सकें, सीख सकें और फिर अपने मुल्क में, अपनी सोसाइटी में उसको अप्लाई भी कर सकें। आज के शो में ख़ास तौर पर मैं एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करना चाहूँगी जिसका ताल्लुक ख़वातीन से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वहाँ पर शायद ख़वातीन को अभी तक वो मुकाम, वो दर्जा हासिल नहीं हो सका है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में हासिल है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर ख़वातीन कभी कभी मुश्किल हालात का सामना करती हैं। सेक्सुअल अब्यूज़, उसके अलावा डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो मसाइल हैं जो दुनिया के शायद हर ही मुल्क में पाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान से हट के जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होता है, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये मसाइल सामने आते हैं। आज के इस शो में ख़ास तौर पर हम यही बात करेंगे किस तरह से आप इस पूरी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, कम रिसोर्सेज में रहते हुए भी किस तरह आप अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो सकती हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर किस तरह के मसाइल लेकर ख़वातीन किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हैं, इसी हवाले से मैंने कुछ वक्त पहले बात की थी यहाँ पर मौजूद एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गौहर चौधरी से। वो क्या कहती हैं यहाँ की ख़वातीन के बारे में, किस तरह से वो इन हालात से लड़ती हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। असल में यहाँ पे 1 out of 4 women को डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत है और ये मेरे ख़्याल से अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पे ये मसला लेके सामने नहीं आती, प्रॉब्ली उन्हीं वजह से जिस वजह से पाकिस्तान में नहीं लेके आती, शर्म, गिल्ट, शेम, इन वजूहात की वजह से। अच्छा, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में ना एजुकेशन है, ना सही तरह से हेल्थ होती है ख़वातीन की, और बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं। ख़वातीन को बाज़ औक़ात बहुत पीछे रखा जाता है, तो अगर वो कहना भी चाह रही होती हैं, बात भी करना चाह रही होती हैं, तो उनको मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ तो वो आज़ादी हर शहरी को हासिल है, चाहे वो औरत हो या मर्द। फिर क्या वजह है कि वो आगे आके कह नहीं पाती हैं? असल में जो डोमेस्टिक वायलेंस का साइकी पे अफेक्ट होता है ना, दैट्स रियली स्ट्रॉन्ग। जो अब्यूज़र है वो चाहता है कि वो हर तरह से कंट्रोल कर सके और यही उसका एम होता है। वो चाहे इंटिमिडेशन से हो, ह्यूमिलिएशन से हो, लेकिन वो साइकोलॉजिकली इतना सप्रेस और दबा देता है ख़ातून को कि उसके लिए, चाहे वो यहाँ की हो, चाहे ब्राज़ील की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो उस साइकिल में से निकल सके। अच्छा, यहाँ पर जो कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास ख़वातीन की तरफ से या फिर बच्चों को लाया जाता है उनकी तरफ से, अमूमन क्या कंप्लेंट्स लेकर आते हैं और क्या किस कंडीशन में होते हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ। यूजुअली बहुत कम खुद आके रिपोर्ट करती हैं। ER में बहुत सारी ख़वातीन यूँ आती हैं या बच्चों को लेके ब्रोकन बोन्स के साथ, इंजरीज़ के साथ, और इंजरीज़ ऐसी जगहों पे, और ये मैं फिजिकल यानी इंजरीज़ होती हैं। जी बिल्कुल, और तभी ये चीज़ सामने आती है वंस इंजरी या तो फेटल हो जाए, मतलब बिल्कुल डेथ के पास, या जहाँ पे जीने का ख़तरा हो, तो वो आएंगी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, इंजरीज़ हुए हुए हैं, और इंजरीज़ भी ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे वो अभी ये नहीं कह सकते कि मैं गिर गई थी या बच्चा गिर गया था। उन्हें बताना पड़ता है कि ये हुआ है उनके साथ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आप लोगों से कंसल्ट करते हैं, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करवाने की कोशिश करते हैं, कितना अरसा लगता है उनको उस चीज़ से बाहर निकलने में? क्योंकि पाकिस्तान में तो अमूमन साइकियाट्रिस्ट एक ऐसी चीज़ है आपके पास, मतलब आपको दिल की तकलीफ हो या आप शुगर पेशेंट हो तो फिर भी आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अमूमन साइकियाट्रिस्ट के पास जाना के लिए सबसे पहले ये सोचा जाता है कि हम पागल तो नहीं है जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। ये कितना डिफरेंस है सोच का यहाँ पर? जो स्टिग्मा अटैच्ड है ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का, वो इधर इतना नहीं है, लेकिन इट्स सरप्राइजिंग जब मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया कि कितना लोगों को फिर भी ये लगता है, उनको लेबल नहीं अच्छा लगता कि उनको कोई क्रेज़ी कहे, और मोस्टली वो यही समझते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, अगर वो अब्यूज़ में एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, या द यंगर जनरेशन, उन सबको ये लगता है कि अच्छा हम पागल तो नहीं हैं, अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ तो इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट, और उनके लिए फिर ओपन अप करना भी बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान के अंदर एक और अहम मसला ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की ऐसी है जो कि जेलों के अंदर भी रहती है और अपने साथ अपने छोटे बच्चों को भी रखती है। किस तरह से वो उनकी तरबियत कर पाती हैं, किस तरह उनको मसाइल से, परेशानियों से दूर रखने की, माँ होने की हैसियत से कोशिश करती हैं, आइए जानते हैं ताबिंदा नईम से। मुहिब की उम्र 5 साल है। इसने अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा जेल में गुजारा है। कत्ल के जुर्म में सज़ा याफ्ता इसकी मां 2.5 साल पहले अपने 2 बेटों के साथ जेल पहुंची थी। वो जानती है कि बच्चों का जेल में रहना ठीक नहीं, मगर जेल से बाहर भी बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं।
بس قید ہے نا یہاں، یہ اس لیے اچھا نہیں ہے. بچے گھومنا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، پارک جانا چاہتے ہیں، سی وی جانا چاہتے ہیں، بہت سی جگہیں ایسی ہیں اپنا باہر پڑھنا چاہتے ہیں. عام طور پر جیل میں بند قیدی عورتوں کو بچوں کی دیکھ بھال کے کسی سرکاری پروگرام پر یقین نہیں ہوتا. محمد حسن منگی وزارت انسانی حقوق پاکستان سے منسلک ہیں. کہتے ہیں کہ جیل میں رہنا بچوں پر منفی اثر ڈالتا ہے. ہمارے خیال میں بچوں کی نفسیاتی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بھی انہیں جیل میں رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کا اثر بچے کے نفسیاتی اور سماجی تعلقات پر پڑتا ہے. پاکستانی جیلوں میں ماؤں اور بچوں کو ایک ساتھ رکھنے کا یہ پروگرام قیدی ماؤں کے زبردست مطالبے پر شروع کیا گیا تھا. اس کے تحت 5 سال کی عمر میں بچوں کو جیل سے جانا ہوتا ہے. 7 سالہ مسکان کو جیل میں رہتے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں، لیکن اس کی امی یاسمین کا خیال ہے کہ ان کی بیٹی جیل میں ہی ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ باہر کا جو ماحول ہے نا، اس میں ہم اپنے آپ کو اتنا سیف نہیں رکھ پاتے جتنا ہم اندر سیف ہیں. مگر کیوں؟ انہیں ڈر ہے کہ اگر بچی کو والد کے ساتھ رہنے دیا گیا تو والد ان کی کم عمری میں شادی نہ کر دے یا کسی کے ہاتھ بیچ نہ دے. وزارت انسانی حقوق پاکستان کے مطابق 5 جیلوں کے سروے سے پتہ چلا ہے کہ وہاں 68 بچے اپنی ماؤں کے ساتھ قید تھے. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنے بچے اب تک اپنی ماؤں کے ساتھ جیل میں ہیں اور جیل سے چلے جانے والے بچوں کا کیا ہوا. ڈومیسٹک ابیوز، ڈومیسٹک وائلنس، سیکشول ابیوز اور اس جیسے کئی ایسے مسائل ہیں جنہیں ابھی بھی پاکستان کے اندر حل کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر گوہر چودھری، جن کی آپ نے گفتگو بریک سے پہلے بھی سنی تھی، پاکستان کے حوالے سے اس وقت جو مسائل جن کا سامنا خواتین کو کرنا پڑا ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، کس طرح وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بھی رہتے ہوئے اس قسم کے مسائل کے ساتھ فائٹ کر سکتی ہیں، ان میں سے باہر نکل سکتے ہیں. آئیے ایک بار پھر ان سے جانتے ہیں. اچھا، ایک چیز وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو کلچر ہوتا ہے فیملیز کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، فیملی بھی ہوتی ہے، تو خواتین کے لیے بہت زیادہ اس چیز سے نکلنا اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر وہ سچویشن میں چاہتی ہوں کہ وہ چیز کنٹینیو کرے، فیملی ان کی جس سسٹمز کے تحت چل رہی ہے، تو اپنے طور پر اپنی پرسنالٹی میں وہ کیا بلڈ اپ کر سکتی ہیں کہ وہ اس سرکمسٹانسز میں بھی سروائیو کر سکیں؟ وہ ہمارے کلچر میں family is a big thing. It's very important. اگر ان کی فیملی ان کے پاس ہے یا they're at a distance کہ وہ بات ایٹ لیسٹ فون پہ کر سکیں، تو it's really important کہ وہ ان کے ساتھ بات کریں، ان سے strength حاصل کر سکیں. And then the social network, social support is very necessary too, کہ وہ اپنے friends وغیرہ سے they don't have to tell everything if they're not comfortable. یہ بہت ایک again it brings a feeling of shame, of guilt. تو میں جانتی ہوں کہ بہت ساری خواتین نہیں بتانا چاہتی، لیکن وہ اپنی as long as they feel safe with those friends or family ان سے بات کر سکتی ہیں. اچھا، اگر ہم ان بچوں کی بات کریں جو پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ان جگہوں میں جو بہت ہی دیہی قسم کے علاقے ہیں، تو وہاں پر خواتین پھر بھی خود برداشت کرتی ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن بچوں کو سیف رکھتی ہیں، تو ان کو اس سچویشن میں سنبھال کیسے سکتی ہیں وہ اپنی ریسورسز میں رہتے ہوئے؟ سب سے ضروری ہے کہ وہ ان بچوں کو اس سچویشن میں سے ریموو کر دیں. اگر گھر میں ان پہ ابیوز ہو رہا ہے تو وہ سچویشن سے ریموو کریں. اگین خواتین کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی شادی توڑ کے یا اپنا گھر باہر چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن اگین دیٹس اے چوائس جو ان خواتین کو بنانا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سچویشن میں رہنا ہے اور بچے اس سچویشن میں رہیں، لیکن ان کو پھر یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان بچوں پہ لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوں گے. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس گھر میں سے نکل سکیں اور بچوں کو محفوظ رکھ سکیں، تو دیٹ از اے بیٹر چوائس. اچھا، اگر ہم اس وقت پورے دنیا کی سچویشن دیکھیں تو خواتین کے حوالے سے کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں؟ اگر ہم 10 سال 20 سال یا 50 سال پہلے کی بات کریں تو جو بھی سچویشن ہوتی تھی خواتین کے ساتھ، جو بھی ڈومیسٹک وائلنس کا یا سیکشول ابیوز کا وہ شکار ہوتی تھیں یا بچے ہوتے تھے، کتنی اب امپروومنٹ ہوئی ہے اس میں، کتنے حالات بہتر ہوئے ہیں، اور پاکستان کتنا پیچھے ہے اس میں ابھی تک؟ میرا خیال ہے حالات اسی طرح ہیں، انلیس
they've gotten worse, लेकिन reporting ज़्यादा हो गई है, which means that ख़वातीन में अब ये एहसास और ये education और information अब इतनी फैल गई है, exposure इतना है अब इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ ठीक नहीं है और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना, and it's a crime. तो अब मेरे ख्याल है reporting ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से resources भी अब ज़्यादा हो गए हैं ऐसे लोगों के लिए और उन लोगों को help करने के लिए. Other than that, हालात तो उसी तरह हैं unfortunately. अच्छा, यानी कोई तब्दीली नहीं आई है. अच्छा, पाकिस्तान अभी कितना पीछे है इस पूरी सूरत हाल में? अभी मैं कल परसों स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी पाकिस्तान के डोमेस्टिक वायलेंस के, और आई थिंक इट सेड 2011 में कोई 5,000 से ज़ायद ख़वातीन had some sort of injury or death because of violence. And violence में acid attacks or sexual abuse, physical abuse, हर चीज़ शामिल थी. और मेरा ख़्याल है ये बहुत ही लो नंबर है considering पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान में ख़वातीन कितनी है और पाकिस्तान का रूरल एरिया केसेस रजिस्टर हो पाते हैं या सामने आ पाते हैं. और ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि अब्यूज़ doesn't discriminate. वो हर सोशियो इकनॉमिक स्टेटस, चाहे आप पोर हो या अमीर हो, एजुकेटेड हो या ना हो, देहात में रहते हो या शहर में रहते हो, abuse is going to happen. अच्छा, लेकिन वजह क्या है सोसाइटी के अंदर? आखिर इन तमाम चीज़ों की वजूहात क्या होती हैं? जड़ क्या है इसकी बुनियादी? I wish I could say for sure कि इसकी जड़ क्या है, लेकिन when it comes to the individual के abuser के दिमाग में क्या चल रहा होता है, it's pretty much just about control, about male dominance, कि हमने financially, psychologically, physically इस बंदे को किस तरह control करना है. अगर किसी को I mean वो जो abusees हैं जिनको abuse किया जा रहा है, चाहे वो बच्चे हों, ख़वातीन हों, in some cases जो मर्द भी हों, उनको तो मदद की ज़रूरत है, लेकिन I think abusers को भी treatment चाहिए होती है. मुझे तो लगता है शायद अब्यूज़र्स को ही ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर उनकी ब्रेन वॉश की ज़रूरत है. अच्छा, अगर हम जैसे अमेरिका का लफ्ज़ सुनते हैं तो बड़ा ये अजीब बात लगती है जब मुझे ये इस चीज़ का भी एहसास हो, और दूसरा ये कि यहाँ पर आके फिर ख़बरें देख के भी, बहुत सारी चीज़ें देख के भी और आपसे बात करके भी पता चला कि कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, इस किस्म के केसेस ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ हर जगह हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान जैसा मुल्क हो या अमेरिका जैसा मुल्क हो. लेकिन क्या वजह है कि हम इन चीज़ों को सोशली, हम कल्चरली इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकें? कि हमारी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती है नेशन वाइड कि हम इसको करना चाहें, या वो एक इन्फ्लुएंस मौजूद है कि नहीं, मर्द होगा तो वो हमेशा ऊपर रहेगा और औरत होगी तो वो हमेशा नीचे, मतलब डाउन रहेगी उसके? क्या ये एक सेटलमेंट बन गई है, इसी को ही फॉलो करना चाहती है दुनिया? Probably दोनों केसेस जो आपने अभी डिस्क्राइब किए हैं, क्योंकि मोस्टली इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. जहाँ भी आप देखें, चाहे आप जितना मर्जी कहें कि अमेरिका में बहुत फ्रीडम है और बहुत ज़्यादा औरतों को आज़ादी है, औरतों को आज़ादी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग कि उनके साथ क्या हो रहा है, एक तो साइकोलॉजिकली वो इतने सप्रेस होते हैं कि उनके लिए बाहर आना और कहना बहुत मुश्किल है, चाहे शर्म हो, चाहे डर हो, और वो डर अब्यूज़र इतना उनके दिमाग में बिठा देता है. दूसरा ये है कि इतने अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे नेशनल लेवल पे और इवन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है कि वो मैंडेटरी तौर पे अगर वो देखें कि कोई और देखे, जैसे पुलिस देखे या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी देखे कि यहाँ पे अब्यूज़ हो रहा है, तो वो उसको स्टॉप करें. जी, अब बच्चों के लिए देयर इज़ मैंडेटरी रिपोर्टिंग, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए तो देयर इज़ मैंडेटरी रिपोर्टिंग. जैसे ही पता चले कि यहाँ पे इवन देयर इज़ अ डाउट कि कोई अब्यूज़ हो रहा है, तो लॉ इन्फोर्समेंट कम्स इन, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज कम इन. ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, ये अमेरिका में है. एल्डरली के लिए भी ऐसे ही है. बीच में सिर्फ ख़वातीन रह जाती हैं जिनके लिए रह जाती हैं, लेकिन I don't know. चले खैर, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ डॉक्टर गौहर चौधरी मौजूद थी, साइकियाट्रिस्ट भी हैं और 5 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रही हैं. पाकिस्तान में रहने वाली ख़वातीन न सिर्फ ये कि मुश्किल मसाइल से गुजरती हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतहाई मजबूत भी हैं और कोशिश करती हैं कि वो अपने मुश्किल हालात से ख़ुद से फ़ाइट कर सकें. इसी हवाले से मज़ीद भी बात होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद.
शर्मीन वैद चनोय, जिनका नाम ना सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि हॉलीवुड में भी गूंजा, किस तरह से उन्होंने अपनी फिल्म बनाने के लिए जो कि एसिड विक्टिम के हवाले से थी काम किया और उन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया इस हवाले से क्या कहती हैं वो, आइए देखते हैं। ये स्टोरी है उम्मीद की, होप की कि जो ख़वातीन जिन पे तेज़ाब फेंका गया था वो किस तरह सिस्टम से लड़ी और किस तरह बाकी ख़वातीन ने उनकी मदद की। मैं समझती हूँ कि कानून होना बहुत अहम है। लॉज़ पास हो रहे हैं पार्लियामेंट में, मगर अगर कोई उन लॉज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा कि वो लॉज़ एक्चुअली इस्तेमाल हों, तो वो उसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि इस मुल्क में ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे कानून हैं। अगर हम वो कानून इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि ख़वातीन ख़ुद अपने आप को पीछे रख रही हैं। हमारा पूरी सोसाइटी मर्दों से कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ मर्द नहीं चाहते कि उनकी बीवियाँ बेटियाँ पढ़ें या काम करें या आगे बढ़ें। उनको ऐसा लगता है कि किसी तरह उनकी जो मर्दानी है वो कुछ अफेक्ट हो जाएगा उसको। मगर आप देखें बड़े शहरों में जहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ख़वातीन इस मुल्क की 50% स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो पाकिस्तान को ही इफ़ेक्ट होगा। तो अगर हम ये जहन जो बना हुआ है मर्दों का वो चेंज कर दें तो आई थिंक कि इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है टू गो। बिकॉज़ आप देखें इस मुल्क की ख़वातीन बहुत टैलेंटेड है। आप जहाँ भी जाएँ आप देखें कि पाकिस्तान की ख़वातीन ने पाकिस्तान का नाम ही रोशन किया है। सब लड़कियों को काम करना है, सब लड़कियों को अपना हुनर आगे बढ़ाना है। कौन सी ऐसी लड़की जो कहेगी कि मैंने घर बैठ के रोटियां पकानी है? वो भी हमारी जॉब है। आप काम भी कर सकते हैं, आप एक माँ भी हो सकती हैं, एक बेटी भी हो सकती हैं, एक बीवी भी हो सकती हैं और आप काम भी कर सकती हैं। सबको 9 से 6 काम करने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे आप काम कर लें, 3 घंटे आप काम कर लें। आप बच्चों को अपने मोहल्ले में पढ़ा दें। आप अगर डिज़ायर है और अगर हमारा माशरा अलाउ करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं। ख़वातीन जो हैं इस मुल्क की वो एक क़ुव्वत है, एक ताकत है और यंग ख़वातीन स्पेशली उनके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरी जनरेशन या मेरी अम्मी की जनरेशन उनके पास नहीं थी। अब वो कुछ भी कर सकती हैं इस मुल्क में, बस वो दिल लगा के पढ़ें और वो जो उनके ख्वाब हैं उसकी तरफ रवाना हो जाएं। पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस और एड्स विक्टिम्स के हवाले से और जैसे जो दीगर मामलात हैं उनके हवाले से खासे केसेस सामने आते रहते हैं और कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में आवाज़ बुलंद की और उनकी जो आवाज़ है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर गूंजी बल्कि बैरून ममालिक में भी सुनी गई। ऐसे ही एक पाकिस्तानी से हमें आयशा तंजीम मिल पा रही हैं जिन्होंने अभी कुछ ही अर्सा पहले US के अंदर फ्रेंड्स ऑफ UN फंड की जानिब से एक अवार्ड भी हासिल किया है। कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया, आइए उनसे पूछते हैं। थैंक यू सना। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद खान जो अभी अभी न्यूयॉर्क से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के हाथों एक अवार्ड लेकर आए हैं। तो हम शहजाद आप ही से पूछते हैं कि ये जो अवार्ड है जो एक तंजीम है फ्रेंड्स ऑफ UN पॉपुलेशन फ़ंड वो देती है, इसमें क्या ख़ास बात है? पहले तो ये बताएं कि ये अवार्ड किन लोगों को मिलता है और मैंने सुना है कि आप पहले मेल हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ऐसा कैसे हुआ? थैंक यू वेरी मच आयशा। असल में ये अवार्ड हर साल UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक एडवोकेट तंजीम है फ्रेंड्स ऑफ UNFPA के नाम से। ये हर साल ये अवार्ड देती हैं टू रिकग्नाइज उन इंडिविजुअल्स को जो कि पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे UNFPA के मैंडेट के थ्रू काम करते हैं प्रमोटिंग हेल्थ डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। सो इस अवार्ड का नाम भी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर द हेल्थ एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स है। ये पिछले 6 साल से अवार्ड मिल रहा है और 6 साल में UNFPA हर साल फ्रेंड्स ऑफ UNFPA 2 इंडिविजुअल्स को पूरी दुनिया से रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। और ये बिल्कुल पहली दफ़ा है कि कोई मेल कोई और ना सिर्फ मेल बल्कि यंग रिप्रेजेंटेटिव और पाकिस्तानी मेल ख़वातीन के हुकूक पर काम करने वाला यंग रिप्रेजेंटेटिव। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन के। ख़वातीन के हुकूक में पाकिस्तान में कौन से बड़े मसाइल हैं जिन पर आप लोग काम करते हैं? हम जो सबसे बड़ा इशू जिसमें हम काम कर रहे हैं वो अर्ली मैरिजेस का है और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का है। हमारा जो मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में UNFPA के सपोर्ट से हम काम कर रहे हैं तो उसमें इंटरेक्टिव थिएटर हमारा
हमारा एक मीडियम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रीट थिएटर की तरह होता है कि आपने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, टेंट उठाया, जहाँ मर्जी चले गए? बेसिकली स्ट्रीट थिएटर ही होता है, लेकिन इसमें जो हम खासतौर पे फॉर्म ऑफ थिएटर इस्तेमाल करते हैं वो है थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड। इसमें हम एक प्ले प्रेजेंट करते हैं, प्ले के आखिर में एक जानबूझ के गलत डिसीजन करते हैं और फिर हम कम्युनिटी से पूछते हैं कि क्या ये फैसला जो हुआ ये सही है या गलत है। तो यूजुअली क्योंकि गलत डिसीजन होता है तो लोग कहते हैं गलत है, तो फिर हम उन्हें कहते हैं आप स्टेज पे आएँ, जो भी प्रोटोगनिस्ट है आप उसका रोल लें और वहाँ पे अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ये बताएं कि आपने कहा कि आप एक प्ले प्रेजेंट करते हैं, उसके आखिर में गलत डिसीजन लेते हैं और कम्युनिटी से पूछते हैं पाकिस्तान के बारे में या बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, उनके बारे में ये एक तासुर पाया जाता है कि वहाँ कम्युनिटी ही गलत डिसीजन को सपोर्ट करती है, जिरगों के तहत गलत डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसा कितनी दफ़ा होता है कि आपके गलत डिसीजन को लोग कहें कि नहीं ये सही है? नहीं, मोस्टली देखें हमने जो एक्सपीरियंस किया अभी तक वो ये कि लोग जब उस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे होते हैं तो वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन जब आप किसी भी फॉर्म ऑफ थिएटर के थ्रू या किसी भी आर्ट फॉर्म के थ्रू जब आप एक चीज़ उनके सामने प्रेजेंट करते हैं तो फिर वो रियलाइजेशन स्टार्ट होती है कि अच्छा ये जो हो रहा था ये गलत था और हम भी इसके हिस्सा बने हुए थे, एंड देन वहाँ से फिर पॉजिटिव डिस्कशन जो है वो शुरू हो जाती है। आप जब थिएटर करते हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? कोई फीडबैक मिलती है आपको? देखिए, हम जितने भी हमारी ज़्यादातर प्लेज होते हैं या जितनी भी हमारी इंटरवेंशन होती हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक, और रिकॉर्ड इन द सेंस के एक तो जो एक्टिविटी हो रही है आप उसको रिकॉर्ड करें, बट आफ्टर दैट अब लोगों से हम उनके व्यूज़ लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है या वो इस प्ले के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। ये भी बताते चलें कि एक ये भी तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान में आजकल आप जैसे काम करने वालों के लिए और ख़ासतौर पे NGO सेक्टर में ख़वातीन के हुकूक़ की आवाज़ उठाने वालों के लिए सिक्योरिटी का भी रिस्क है, आपने कभी फेस किया? देखिए, सिक्योरिटी रिस्क तो हैं, डेफिनेटली इश्यूज़ तो हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक जो चीज़ हो रही होती है आप उसके अगेंस्ट जाके कोई बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं या ख़ास तौर पे विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं इन ट्राइबल एरियाज़, तो आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। बट एज सच इतना ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे इसलिए नहीं लगता बिकॉज आई बिलीव कि जो होना है वो तो होना ही है और कोई उसे टाल नहीं सकता। लेकिन अगर हम इस काबिल हो जाए कि हम कोई 1, 2, 3 भी लोगों की ज़िंदगी पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकें, शायद हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। रिस्क तो हैं, डेफिनेटली रिस्क हैं, लेकिन अल से कि रादर जितना रिस्क है उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी आखिर में आपसे कि जिन इश्यूज़ पे आप काम करें, ख़ास तौर पर आपको ख़वातीन के हुकूक, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के इश्यूज़ पर जो अवार्ड भी मिला है, ये सिचुएशन पाकिस्तान में बेहतर हो रही है या ख़राब हो रही है? देखिए, अब सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो रही है। रादर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी मैं नहीं कह सकता कि शायद 100% तब्दीली आ गई या कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली भी आई है, जैसे इंटीरियर कुछ ऐसे इलाके हैं या ट्राइबल कुछ ऐसे इलाके हैं। लेकिन जितने भी गाँव में, जितने भी देहातों में और पूरे चारों सूबों में जहाँ पे हमने ट्रैवल किया है वहाँ पे ये एक बड़ी तब्दीली हमने जरूर देखी है, लोगों के रवैयों में एक्सेप्टेबिलिटी है। और दूसरा ये एक और बड़ी तब्दीली जो हमने लोगों के बिहेवियर्स में देखी हुई है कि नौजवानों को, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस वक्त जो बिहेवियर है वो ये कि नौजवानों को वो इंगेज करना चाहती हैं अपनी हर एक काम के अंदर। जितना भी उनके मैनिफेस्टोज हैं सबके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो नौजवानों की तरक्की है। देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। सना एक पाकिस्तानी की आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के शो में हमने ख़ास तौर पर कोशिश की कि पाकिस्तानी ख़वातीन को वो तस्वीर दिखा सकें। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर भी यकीनन ख़वातीन कभी कभी मुश्किल सूरत हाल से गुजरती हैं, लेकिन किस तरह से वो अपने आप को इससे बाहर निकालती हैं, किस तरह से अपने हक़ के लिए लड़ती हैं, कोशिश करती हैं, ये शायद हमारे लिए भी एक मिसाल हो सकती है और हम कोशिश करेंगे कि इस किस्म की दीगर मिसालें आप लोगों से शेयर कर सकें। कल एक नए एपिसोड में एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।